अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जंगल में शेर की हुक्मरानी सिर्फ उस वक्त तक कायम रहती है जब तक जंगल के बाकी जानवर उसकी धाड़ को हुक्म समझते रहें, मगर जब खामोश रहने वाले बोलने लगें, जब हुक्म मानने वाले सवाल उठाना शुरू कर दें और जब जंगल के जानवर शेर के सामने आकर उसका हुक्म मानने से इनकार कर दें, तो फिर सबसे पहले शेर की ताकत नहीं, उसका एतमाद आजमाइश में आता है। शायद यही वो लम्हा होता है जब जंगल की फिजा बदलने लगती है और फिर शेर को अपने ही जंगल से खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है। यही वो नुक्ता है जहां हुक्मरानी के एतमाद की जगह एक अनजानी सी बेचैनी लेने लगती है। शेर के इर्द गिर्द जंगल तो वही होता है, मगर उसे हर तरफ खतरा दिखाई देने लगता है। हर आवाज मशकूक महसूस होती है, हर खामोशी में कोई साजिश सुनाई देती है, और हर वो जानवर जो कल तक उसके हुक्म के सामने सर झुकाए खड़ा था, आज उसे मुमकिना बागी दिखाई देने लगता है। शेर फिर सोचने लगता है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरा साथ छोड़ चुका है, कौन मेरे तख्त को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, जब हुक्मरानी के ऐवानों में सवाल बढ़ने लगे तो घबराहट सिर्फ एक कैफियत नहीं रहती, वो एक सियासी अलामत बन जाती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभार जब शेर थकन के आलम में आंखें बंद करता है तो उसे कहीं दूर से एक आवाज सुनाई देती है, घबराना नहीं है। लेकिन मसला यह है कि जब किसी को बार बार कहा जाए कि घबराना नहीं, तो सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, आखिर घबराहट है किस बात की? ये आवाज कौन दे रहा है और ये तसल्ली किसके लिए है? क्या जंगल वाकई पुरसुकून है या फिर खामोशी के पीछे कुछ बदल रहा है? क्या हुक्म मानने वाले अब पहले की तरह मुतमईन नहीं? क्या सियासी सफ़ों में इख्तलाफ की आवाज़ें बढ़ रही हैं? क्या इक़्तिदार के गिर्द मौजूद हल्के अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल सिर्फ जंगल के शेर का नहीं, बल्कि ये सवाल मेरे शेर का है। वो शेर जो एक सियासी निशान भी है, एक हुक्मरान जमात की शनाख्त भी, और आज इक़्तिदार के इस पूरे मंजरनामे में सबसे बड़ा सवाल भी। तो क्या बदलते हुए सियासी हालात, हर दिन बढ़ते हुए सवालात, अंदरूनी बेचैनी और हर तरफ पैदा होने वाले खदशात को देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या मेरा शेर घबरा रहा है? अगर वाकई घबराहट है तो आखिर इस घबराहट की वजह क्या है? वो कौन से हालात हैं जो मेरे शेर के लिए इक़्तिदार के ऐवानों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं? वो कौन से फैसले हैं जिसको लेकर मेरा शेर इस्तराब का शिकार है? वो कौन से बयानात हैं जो मेरे शेर के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं? और वो कौन से सियासी, कानूनी और अवामी दबाव के अवामिल हैं जो मेरे शेर के लिए घबराहट का बायस बन रहे हैं? नाज़रीन, मेरे शेर की घबराहट समझने के लिए इस सारी कहानी को इन 7 पॉइंट्स तक ले जाना होगा, जिसका हर पॉइंट एक नया महाज खोलता है और हर महाज एक नया सवाल उठाता है। क्योंकि सवाल जितने बढ़ते जाएंगे, मेरे शेर की घबराहट की तस्वीर उतनी ही वाज़ेह होती जाएगी। पॉइंट नंबर 1, नए सूबों का मामला मेरे शेर के लिए एक ऐसा कड़वा घूंट बनता जा रहा है जो ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। एक तरफ दबाव है कि नए सूबे बनने चाहिए, दूसरी तरफ सियासी इत्तेफाक राय एक बड़ा सवाल है। तो क्या यह दबाव मेरे शेर की घबराहट की एक वजह है? पॉइंट नंबर 2, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 30 जुलाई को बयान दिया कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस सिस्टम की ड्राइविंग सीट पर तो मेरा शेर गुज़िश्ता 2.5 साल से मौजूद है। क्या मोहसिन नकवी का यह बयान मेरे शेर के लिए घबराहट का बायस बन रहा है? पॉइंट नंबर 3, मेरी खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इख्तिलाफात की बातें अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। यह दावा भी किया जाता है कि मेरे शेर की जानिब से मोहसिन नकवी को काबीना से हटाने की कोशिश की गई। मगर सवाल यह है, जब मोहसिन नकवी बोलते हैं तो मेरे शेर के अंदर बेचैनी क्यों बढ़ती है? क्या एक वजीर की आवाज पूरे शेर को बेचैन कर देती है? पॉइंट नंबर 4, मेरे शेर के लिए परेशानी का बायस एक ऐसा शिकारी भी हो सकता है जिसके हाथ में तीर है और लहजा भी खासा सख्त, जिसका पैगाम साफ है। वो घड़ी की टिक टॉक के साथ बरबला कह रहा है कि इस मर्तबा सिर्फ कांपे नहीं टांगेगी, टांगे भी कांपेंगी। क्या मेरा शेर शिकारी के हाथ में तीर देखकर घबरा रहा है? पॉइंट नंबर 5, मुत्तहदा अपोजिशन ग्रैंड अलायंस, जहां मौलाना और तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें एक मुश्तरका सियासी महाज बनाने में कामयाब हो गई तो फिर सवाल यह होगा कि क्या मेरे शेर के सामने शिकारियों की तादाद बढ़ रही है? पॉइंट नंबर 6, एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, दूसरी तरफ किसान इत्तेहाद 25 सितंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लेवी के मामले पर जमात इस्लामी इस्लामाबाद का रुख करने का कह चुकी है। क्या मेरा शेर एक साथ खुलने वाले इन तीनों महाजों का सामना करने के लिए तैयार है? पॉइंट नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को
सेहत के मसाइल पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल ना करने का मामला भी आम है। अगर हुकूमत की इस हरकत को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा गया तो क्या अदालत का एक और हुक्म मेरे शेर की बेचैनी को बढ़ाने का बायस बन सकता है? नाज़रीन, ये 7 पॉइंट्स ही नहीं बल्कि 7 महाज हैं और हर महाज एक नया सवाल है, जहां हर सवाल घूम फिर कर वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या मेरा शेर वाकई घबरा रहा है। इन तमाम अहम पॉइंट्स पर बात करने के लिए अपने पैनलिस्ट को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इमरान शफकत साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर दराज गुंदत साहब, मुस्लिम लीग नून या हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब भी मौजूद हैं, जो अब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हुज़ैफा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, ये 7 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक एक करके तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सूबों का मामला है, इसके ऊपर आज भी ये लगता है कि आपकी हुकूमत जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रही कि आपने करना क्या है। क्या ये वजह बन रही है? आपको लग रहा है कि बेसिकली ये घबराहट इस वजह से आ रही है, ये परेशानी इस वजह से आ रही है? देखिए खान साहब, बहुत शुक्रिया। कोई घबराहट नहीं है। अच्छा। और ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कर देना है जो वज़ीर आज़म साहब या काबीना के कलम से होना है। एक चीज़ आईनी तरमीम के ज़रिए होनी है, और उसके लिए जो नंबर चाहिए 224 का, वो अकेले मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। नून लीग के पास तो इवन के सादा अक्सरियत भी मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास अकेले फैसले लेने का अख्तियार ना हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नून लीग इस पर तजब्जुब का शिकार है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि ये मामला पार्लियामेंट में जब आएगा, पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगी, और ज़ाहिर है अगर इत्तेहादी जमातें और PMLN के अरकान ये समझेंगे कि ये मामला काबिल अमल है, तो आईनी तरमीम हो जाएगी, और काबिल अमल अगर नहीं होगा तो आईनी तरमीम नहीं होगी। तो इस पे तो तब कहा जाए कि PMLN अकेली ने फैसला लेना हो और बगैर कोई डिबेट के मामला हो। ज़ाहिर है अगर नए सूबों की तकसीम है, आइन में तरमीम है, तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ी डिबेट होती है। 1947 के बाद अगर एक तब्दीली लाई जाएगी आपके बेसिक रियासती ढांचे में, तो उसके ऊपर कोई भी जमात नहीं। हुज़ैफा साहब, मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अभी तक फैसले नहीं किया कि हमने करना क्या है इसके ऊपर। आपसे 3 हफ्ते पहले मेरी बात हुई। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपको, आपसे मेरी 3 हफ्ते पहले बात हुई, आपने तब भी मुझे इस सवाल का यही जवाब दिया कि जनाब वो हम देखेंगे, बात करेंगे, पता नहीं हमें वो अगले क्या कहते हैं। आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फैसला ही नहीं किया कि उसके ऊपर आपने पोजीशन क्या लेनी है। नहीं खान साहब, गुजारिश हमारे पास मौजूद है पार्लियामेंट में, हम उसके ऊपर अपना नुक्ता नजर पहले बयान कर ही नहीं सकते। हम पार्लियामेंट में ये डिबेट स्टार्ट हो जाए, फिर जो भी हमारा नुक्ता नजर होगा वो आप तक भी पहुंचेगा, उस पर हम खुलकर बात करेंगे। अगर हम तो वो पीपल्स पार्टी वाला काम हो जाएगा कि अभी डिबेट भी नहीं हुई, कोई चीज नहीं, उन्होंने कहा कि हम इस पे बात ही नहीं करना चाहते। हम इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया के हलकों में या लीगल फर्टिलिटी को अगर हमें जवाब देना है तो पार्लियामेंट की डिबेट के बाद हम उन्हें जवाब देने के पाबंद हैं। अच्छा, तब तक आप मेरे कोई इस पे बात नहीं करेंगे। चले आगे चलते हैं। शफीउल्लाह जान साहब, ये इस सारे मामले के अंदर एक और जो आंसर आ रहा है घबराहट के हवाले से, वो ये है, और मतलब चाहे गोइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, इवन लाहौर में भी ये डिस्कशन हो रही हैं, ये जो तौहीन अदालत का मामला है, इसके अंदर आपने वज़ीर आज़म को क्यों नॉमिनेट किया है? क्योंकि यहाँ पे आज 2 अखबारों के अंदर ये खबरें आई कि जनाब इसका ताना बाना माजी के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी के इसके साथ जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब वहाँ पे भी तौहीन अदालत हुई थी। आखिर वज़ीर आज़म को किस चक्कर में नॉमिनेट कर दिया आपने? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक नॉमिनेशन की बात है तो हमने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वो हुक्म जो था वो हुकूमत को दिया गया था कि आप, ये हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला है, आप इस पे अमल दरामद करें। आपने खुद नोट किया होगा मंसूर साहब कि जब ये फैसला हुआ तो तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो फ्लोर पे कहते हैं कि हम अमल दरामद करवाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी आती है। 5 बजे रिटर्न फैसला आता है, 9 बजे आजम नजीर तारड़ बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि हम नजरसानी की अपील करेंगे। फिर अगले दिन 2 वफाकी वज़रा बैठते हैं जो अपनी बदजबानी के लिए मशहूर हैं, वो आते हैं, बदजबानी भी करते हैं, इल्जामात भी लगाते हैं, और फिर जो रात को एक ड्रामा रचाया गया, एक खिलवाड़ किया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ, उससे अगले दिन वफाकी वजीर इत्तलात जो है वो एक ट्वीट के जरिए तमाम तर चीजें सामने कौम के सामने रखती हैं। अब जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसने बयानात दिए, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन सबको नॉमिनेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर को इसलिए नॉमिनेट किया गया है कि वो हुकूमत के सरबराह है, और हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले को हवा में उड़ा दिया है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। 3 जजेस की तौहीन हुई है, उस फैसले की तौहीन हुई है। ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं।
प्राइम मिनिस्टर को पे तौहीन अदालत लगना चाहिए। जब उस पे लगेगा तो कैबिनेट ऑटोमेटिकली सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये शफी साहब, ये कुछ ज़्यादा ख्याली प्लाव नहीं हो गया? पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर हुकूमत भी फारिग हो जाएगी। ज़ाहिर बात है लोग आपसे कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा ही आपने प्लानिंग कर ली। पहले 1 घंटा आएगा, फिर उसे 1 घंटे से 2 होंगे, फिर 2 नहीं, से कोई प्लानिंग 2। नहीं है। बड़े 2 + 2 = 4 है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुकूमत को कि आप इमरान खान साहब को शिफा जो है वहां पे शिफ्ट करें। हाँ। लेकिन हुकूमत ने शुरू में जो है पहले दिन से रोड़े अटकाना शुरू हुए, डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, नजरसानी की अपील कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नजरसानी की अपील को वापस ले रहे हैं। आखिर में जब टाइम पूरा हो रहा था, 48 घंटे का जो टाइम दिया गया था, आखिरी घंटे इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के लिए जो है वो तगोदो शुरू हुई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर फैसल, जिसका सुप्रीम कोर्ट में हुक्म था कि उनका जाती डॉक्टर उनके हमरा होना चाहिए, उनकी बहन उनके हमरा होनी चाहिए, इन्होंने डॉक्टर फैसल को शिफा पहुंचा दिया और इमरान खान साहब को ये पिम्स ले आए। अगर इनकी नीयत में कोई फतूर ना होता तो ये कम से कम डॉक्टर फैसल को तो इमरान खान साहब से मिलवा देते। पिम्स में आपने शिफा के डॉक्टर्स को आप ले आए हैं, लेकिन जाती मौलिज को आपने शिफा भिजवा दिया, जहां पे इमरान खान सर साहब वो को उसमें आपने तो नहीं आप लेके पे जाना था। कसूरवार है ना। वो कहते हैं कि जनाब आपके यूट्यूबर सारे वहां पे इकट्ठे हो गए थे वहां पे। वो नहीं, ये अब सुन लेना, अब सुन लेना। जी। चले, वो तो एक अलग बहस है ना। वैसे वो भी इनकी जो दावा है उसकी हम वो काबिल कबूल नहीं है। मैं तो डॉक्टर फैसल की बात कर रहा हूँ कि आप इमरान खान साहब को पिम्स लेके गए हैं, तो चले अगर आपने पिम्स ही लेके जाना था तो आप मुलाकात ही करवा देते। ये तो आपकी नीयत तो इधर से ही पता लग गई है कि आपने उनके जाती मौलिज को शिफा भेजा, इमरान खान साहब को आप पिम्स ले आए। ठीक फिर है। पिम्स में आपने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया, सिर्फ ठीक। ब्लड प्रेशर वहां पे आपने चेक करवाया। ठीक। अब आपने अगर कोई ब्लड सैंपल लिया होगा, अडियाला में शायद आपने लिया हो, शायद आपने कुछ दिन बाद लिया हो, कुछ दिन पहले लिया हो, वो अगर ब्लड सैंपल आप शिफा की लेबोरेटरी ले जाएं और वहां पे वो टेस्ट करवा दें और वो टेस्ट की रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करने जा रहे हैं, तो हम तो वो मुस्तरद करेंगे। वो तो मैं यहाँ इस वक्त पेशावर में बैठा हूँ, आप लाहौर बैठे हैं, हम ब्लड सैंपल लेके शिफा की किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं और रिजल्ट शिफा की ही आएंगे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि शुरू से ही ये हुकूमत जो है वो रोड़े अटका रही थी। इनकी कोई नीयत नहीं थी। इनको खौफ है इमरान खान साहब से, इनको खौफ, ये नींद में भी उठ जाते हैं जब इमरान खान साहब का नाम इजाज़त दीजिएगा सर। इमरान साहब, ये हुकूमत के लिए कोई परेशानी का बायस बनेगा? वो कह रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म वो हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव को, और अगर उनकी वजह से हुआ है तो फिर ये भी फारिग, काबीना भी फारिग, सारे उड़ा देना है। ये देखें, ख्वाहिशात हर, क्या वो शेर है गालिब का कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशात के ऊपर पाबंदी तो नहीं है और एफ़र्ट करने के ऊपर भी पाबंदी नहीं है। ये इनको लगता है कि ये कल तक जिन अदालतों को कहते थे बिकी हुई हैं, झुकी हुई हैं, डटी हुई नहीं हैं, तो अब इनको लग रहा है कि वो डट भी गई हैं और ये कॉन्टेम्प्ट में वो वज़ीर आज़म को भी फारिग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये इन्हीं के ऊपर है, जिस तरह से भी सोच रहे हैं। मुझे तो ज़ाती तौर पे ना हुकूमत घबराई हुई लग रही है, ना परेशान लग रही है। हुकूमत वालों ने बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा हम जैसे लोगों से बात करते हुए, जब हमने राब्ते किए कि ये सरप्राइज़ है या फिर आपको पता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो सरप्राइज़ ही, लेकिन देख लेंगे इसको। तो जो ये नहीं पूछा मैंने एक अहम शख्सियत से कि आप लेके जाएंगे खान साहब को, नहीं। पहले दिन जिस दिन ऑर्डर आया था उसी दिन कह दिया था उन्होंने, नहीं। ये सरप्राइज़ किस तरह आया फिर? सबसे बड़ा सवाल ही गवर्नमेंट के पास इसका क्या जवाब है? ये सरप्राइज़ आया किस तरह? सरप्राइज़ वो कहते हैं कि ये उनका कहना है कि जी कि हमारा नहीं ख्याल था कि ये मतलब अहमियत नहीं दी इस केस को। सादा अल्फाज में अगर आप बात किसने अहमियत नहीं दी? गवर्नमेंट साइड में आप देखें ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है उसने वो उस तरह से केस प्लीड ही नहीं किया। ठीक। आमिर रहमान साहब कह रहे थे जी मुझे तो नोटिस नहीं हुए, वो जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे। ठीक। तो बाकी वो मसाइल कुछ और भी हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें हर चीज़ जो है वो साजिश लगना शुरू हो जाती पाकिस्तान में, क्योंकि हमने तो नहीं, उनके तो अपने सेनेटर ने कहा ना कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हमने से मुराद ये है कि हमारा कौमी मिजाज इस तरह का है। अच्छा कि अच्छा ये कोई गलत भी नहीं है क्योंकि हमने ये सारा कुछ होते देखा हुआ है। जी। तो लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बता दूं कि गवर्नमेंट जो है वो आपने जो 7 नुकात उठाए हैं उसमें पहला नुक्ता सूबों वाला था और दूसरा नुक्ता मोहसिन नकवी साहब वाला था, गालिबन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इन दोनों बातों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नहीं घबरा रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं घबरा रही। अच्छा, क्यों? नून आपके ख्याल में दोनों मान चुके हैं? नहीं जी मान चुके हैं दोनों? नहीं
نون لیگ والے جو ہیں وہ مان چکے ہیں. اچھا. نون لیگ والوں کا خیال ہے اور ان کے ہاں پروپوزیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوں کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر یہ بات بہت سے لوگوں سے سننے میں ملی ہے, یعنی بہت سے مختلف لوگوں سے, کہ اگر لاہور, گجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژن جو ہے یہ ایک صوبہ بن جائے تو اچھی بات ہے, مطلب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نون لیگ والے جو ہیں وہ تیار ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ کر دینا. ٹھیک. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی والے بالکل نہیں گھبرا رہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ لڑائی کس طرح سے لڑنی ہے, وہ اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور شاید ان کے پاس اتنی سپیس بھی نہیں ہے. ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر دی کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہے ایوان صدر بھی خالی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا, اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کیونکہ اور وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب. نہیں ہوں گے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ہیں بھی, اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو شاید ایک الیکشن کے علاوہ انہوں نے کبھی میدان خالی نہیں چھوڑا. ضیاء الحق صاحب والے معاملے کے بعد مثال اس کی میں آپ کو ایک جو ریسنٹ پاسٹ کی جو ایک مثال ہے وہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں اسمبلیوں سے نکلنے کی باتیں کیا کرتی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا کے ساتھ جو اتحاد ان کا ٹوٹا تھا وہ اسی بات کے اوپر ٹوٹا تھا. یہ کہتے تھے فیس کریں, اندر رہ کے کریں, سسٹم کے اندر رہ کے کریں. تو سسٹم میں اتنی ایک صوبے کی آپ کے پاس حکومت ہو, صدارت جو ہے اس ملک کی وہ آپ کے ساتھ ہو, تو وہ تو انہوں نے کڈو گے تھے جان گے, ویسے نہیں جائیں گے. عمر صاحب یہ سارا معاملہ سر گورنمنٹ آپ کے خیال میں کمفرٹ زون میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ منصور صاحب شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. میرا خیال ہے کافی دنوں کے بعد آج عمران شفقت صاحب کی گفتگو سننے کے بعد حکومت آج چین اور سکون کی نیند سوئے گی کہ جناب اگر دیکھیں کوئی پریشانی نہیں ہے نا, کہ گورنمنٹ خود جو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں گھبرا لینے دیں. یہ جو سرپرائز کی بات آپ کر رہے ہیں, یا کسی کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے کہ جی وہ سرپرائز آ گیا, نہیں جی کوئی سرپرائز نہیں تھا, ہم کیوں نہیں یہ کھل کر بتا رہے کہ بنیادی طور پہ سرپرائز سے مراد یہ ہے, ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالت کے اندر کیس آئے گا تو جو مرضی ہو جائے پی ٹی آئی کو رگڑا جائے گا اور ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, نہ کوئی ریلیف ملے گا. سرپرائز صرف اتنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو فیصلہ کرنے دیا گیا ہے, اور سرپرائز یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اگر ان میں سے کوئی شخصیت, وہ گورنمنٹ کی ہو, اپوزیشن کی ہو, یا ان دونوں سے تعلق نہ ہو, ان سے یہ پوچھئے کہ کیا فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے؟ جی فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے, فیصلہ ہونے دیا گیا ہے, اتنا صرف سرپرائز ہے, باقی ساری کہانی. عمر صاحب وہ آپ کے پہلے پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہے, اب آگے بات کیجئے. پوچھیں کیسے میرٹ پہ نہیں ہے, بتائیں. 183 کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک, جو سپریم کورٹ نے پورا میڈیکل ریکارڈ منگوا لیا. سن لیں بات, اب آپ بات سن لیں. سپریم کورٹ میں چونکہ میں نے کچھ عرصہ شاگردی کی ہے کچھ بڑے کورٹ رپورٹروں کی, میں نے کورٹس کو کور کیا ہوا ہے. ٹھیک, سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جو دل میں آئے گا آرڈر جاری کر دے گی. عدل جہانگیری والا جو سلسلہ تھا اب وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی 183 کا 183 کے بدولت تو یہ فیصلہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ جو پاور ایکسرسائز کی گئی ہے, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ پٹیشن تو نیچے سے چل رہی ہے. جی پٹیشن نیچے سے چل رہی ہے, جو آرڈر آیا ہے وہ 183 والے آرڈر ہے. شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کرنے کی گزارش سن لیں. جی بتائیے. گزارش سن لیں. گزارش یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک معاملہ ہے کہ جن کا علاج فلان جگہ پہ کرایا جو پریئر ہے, اس میں یہ ہے. اچھا, جو پریئر نہیں ہے وہ اگر آپ کسی کو ریلیف دے دیتے ہیں کہ ان کے سارے میڈیکل ریکارڈ لے کے آئیں, فلاں کریں, ان کے بیٹوں سے ملاقاتیں کروائیں, یہ کریں وہ کریں, یہ والا جو اختیار ہے یہ 184(3) کے تحت ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر. میں جواب دوں, پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اب یہ اختیار 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے, یہ آئینی عدالت کے پاس ہے. جی عمر صاحب بتائیے. اچھا نہیں, عمران شفقت صاحب جو ہے وہ درست بات نہیں کر رہے اور میں ان سے اختلاف کرتا ہوں بصد احترام. فیصلہ بالکل میرٹ کے اوپر ہے. 184(3) کی جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ یا عدالت خود نوٹس لیتی تھی یا کسی درخواست کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیتی تھی. یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. 184(3) کا آپ نے کبھی کورٹ رپورٹنگ نہیں کی, آپ کو اس کا اندازہ نہیں. میں یہ مسئلے کو حل کر دوں گا, میری باری آئے گی میں دونوں کا میں آپ کو درست بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. میری گزارش صرف سنیں گے تو سر, گزارش سن لیں. میں چھوٹا سا ایک لاء گریجویٹ بھی, چھوٹی سی گزارش صرف سن لیں. میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں
सुन लें, मैं भेज देता हूं आपको, जरा सुन लें। एक पिटीशन आई है, उस पिटीशन के अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान तक एक्सेस दी जाए। एक पिटीशन आई है कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप होने वाला है, इमरान खान की कुछ मेडिकल मामलात हैं, वो शिफा इंटरनेशनल के अंदर किए जाएं। इससे हटकर उस प्रेयर के मुताबिक उस पिटीशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उससे हटके क्या किया है? अब रही बात, अगर आपसे ये मैं उसमें बता देता हूं सर, मैं हल कर दूंगा। प्रिजन एक्ट की खिलाफवर्जी की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुन ले प्रिजन एक्ट के खिलाफ गई है सुप्रीम कोर्ट। एक एक करके बात कर लें, पहले गोंदा साहब बात कंप्लीट करें, फिर आगे चलते हैं। मुझे मुकम्मल अब उन्होंने क्या किया, जब उनके पास एक बंदा आया कि फलां बंदे का चेकअप होना चाहिए, फलां जगह होना चाहिए। अब वो कैसे चेक करेंगे? उनका कि अच्छा हम पूछ लेते हैं। उन्होंने किनसे पूछा? उन्होंने गवर्नमेंट के डॉक्टर से पूछा। हुजूर अडियाला के पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स ने बताया कि इमरान खान की बीमारी है, और उसमें अल्फाज लिखे जिसको बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया। अब इसमें मेरिट पे फैसला क्या नहीं है? अब मुझे इस पे बताएं कौन सी पहली बात आपने रिपोर्ट पढ़ी है, उसका पैरा नंबर 39 पढ़ा है। पैरा नंबर 39 जो पैरा 38 है उसको नेगेट करता है। भी नहीं है। पहला डॉक्टर बंदेशा जो थे, डॉक्टर अख्तर बंदेशा, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो एक सिंगल डॉक्टर की रिपोर्ट थी। फिर 4 डॉक्टरों का एक बोर्ड बना। उन्होंने कहा कि इनको सीटी एनजीओ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इनका जो हार्ट रेट है वो 50 है, एक्सीलेंट है। अब जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चूंकि मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, उनको परेशानी ये थी कि 50 हार्ट रेट किस तरह हो सकता है, जबकि इमरान खान साहब की बहन बताती है कि उनका 40 है सारी उम्र। ना ये गवर्नमेंट का केस है। गवर्नमेंट ने आज तक ये सिर्फ इमरान शफकत साहब का केस है। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा केस है, हमें इस पे इतराज नहीं है। हमें सिर्फ इतना इतराज है कि प्राइवेट में ना लेके जाएं, चलें गवर्नमेंट में लेकर जाएं। अच्छा, गवर्नमेंट से पूछ लेते हैं। सिर्फ केस है, इसके नहीं, अलावा गवर्नमेंट से पूछ लेना। हाँ, गवर्नमेंट से जी। उज़ैफा साहब कमेंट करें। उज़ैफा साहब गो अहेड प्लीज। उज़ैफा साहब, मुझे आपने जरा पेशेंट ऑडियंस देनी है, क्योंकि मैंने 2-3 टेक्निकल बातें भी आपको बतानी है और इन सवालों का जवाब भी देना है। सर गो अहेड। क्योंकि जो पिटीशन तहरीक इंसाफ ने की है वो भी डस्टबिन में चली जाएगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सारी जी, बातें मुझे मौका दीजिएगा। चलें। एक तो इमरान शफकत साहब इसमें दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेसिकली आप हाई कोर्ट में अगर सेशन जज का अदालत का फैसला चैलेंज करते हैं तो वो आपकी क्रिमिनल या सिविल पिटीशन के तौर पर लग जाती है। लेकिन डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 199 के तहत, और आर्टिकल 199 में जो आपके आइन की बुनियादी शिकें अगर मुअत्तल हो रही हो तो उसको जवाब बनाते हैं कि लेट से फ्रीडम ऑफ स्पीच मुतासिर हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आर्टिकल 8 है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर मौजूद है और उसके अगेंस्ट आपने अपील की है तो वो ठीक है, आपकी बतौर अपील लगेगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट तमाम दायरा अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन माजी में जो डायरेक्ट दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जाया करती थी वो आर्टिकल 184 के तहत जाती थी। अब आर्टिकल 184 में आर्टिकल 184(1) भी है, 2 भी और 3 भी है। आर्टिकल 184(3) ये कहता है कि अगर इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही होगी या अवामी मफाद आमा का मामला होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे सुमोटो में कन्वर्ट कर देगी। बेसिकली इमरान शफकत साहब ठीक कह रहे हैं कि ये आइन का आर्टिकल 184 एज इट इज उठाकर आईनी अदालत को दे दिया गया। अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट का कोई मामला होता और किसी ऑर्डर को हुकूमत या तहरीक इंसाफ ने ना माना होता, वो सुप्रीम कोर्ट में आया होता, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अख्तियार था, वो उसको सुनती और फैसला करती। लेकिन 184(3) के तहत दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं की जा सकती, ना 184(1) के तहत की जा सकती, ना 184(2) के तहत की जा सकती। लेकिन जाहिर है ये नुक्ता आज इमरान शफकत साहब ने हमें बताया, ये वैसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया गया था, लेकिन हम जो अपनी रिव्यू दायर की है उसमें नुक्ता लाजमी उठाया है। उस वक्त ज़ाहिर कमी रह गई थी। अब दूसरी बात क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा अहम है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ का जिस दिन भी कंटेम्प्ट पिटीशन लगनी है, अदालत ने उस पिटीशन को उठाना है और बगैर सुने जो करीब तरीन डस्टबिन होगी उसमें फेंक देना है। अच्छा, उसके पीछे वजह ये है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबडी कैन बी पनिश अनहर्ड। यानी ऑर्डर मैं करूं शफी जान के खिलाफ और कंटेम्प्ट लगा दूं मसरूर अली खान के खिलाफ, क्या प्रिंसिपल पिटीशन बेशक आर्टिकल 184, 1, 2 या 3 के तहत दायर की गई थी, क्या उसमें शहबाज शरीफ पार्टी थे बतौर पीएम? क्या उसमें अताउल्लाह तारड़ बतौर वजीर इत्तलात पार्टी थे? क्या उसमें वजीर कानून पार्टी थे? यानी जो बंदा अगर प्रिंसिपल ऑर्डर में पार्टी नहीं है तो वो अदालती हुक्म की वायलेशन क्यों करेगा? सही हो, उसका जवाब ये देंगे कि उन्होंने मीडिया टॉक्स किए हैं। शफीउल्लाह, मीडिया टॉक तो मैंने भी की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी की। तो बेसिकली अदालत ही नहीं ये कहेगी कि भाई ये हमने आपकी पिटीशन इधर रख दी है साइड पर, मेहरबानी करें प्रिंसिपल ऑर्डर जिन जिन रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ था, उसमें चेयरमैन सीडीए जैसे इंटीरियर सिर्फ उन्हें पार्टी रखें और उन्हें लेकर आए। अगर हमने अपनी उज़ैफा साहब एक सवाल तो हम खुद करेंगे। उज़ैफा साहब एक सवाल कि यहाँ पे उस कंटेम्प्ट के जो एक दरख्वास्त कही है उसमें चंद सहाफ़ियों के भी नाम लिखे हुए हैं,
اور ان کے بارے میں کوٹ کیا گیا ہے کہ جناب ابھی تو ان کو لے جانے کے معاملے میں ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی, یہ آلریڈی نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے یہ رپورٹ کر چکے تھے کہ جناب حکومت نے نہیں لے کے جانا, عمران خان نہیں جائیں گے ہاسپٹل, وہ شفا انٹرنیشنل نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے ہی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کرنے کا پروگرام بنا لیا ہوا تھا. دیکھیں یہ تو بادی نظر آپ پرائما فیشی جو مرضی الزام لگا دیں, اس کو ذرا عمران شفقت صاحب کو اس دشت کی خاک چانتے ہوئے ان کے بال سفید ہو گئے. انہوں نے کئی میں عمران شفقت صاحب کی بات نہیں کر رہا سر, میں تو نہیں میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں, وہ کچھ اور عرض کر رہا ہوں, میری بات تو مکمل دے. میں نے کہا وہ اس بات کو سیکنڈ کر دیں گے کہ عدالت جو ہے بادی نظر جتنا مرضی اپنا اختیار کو واسط کر دے, لیکن آپ بنیادی طور پر پرنسپل آرڈر سے ہٹ کر رسپونڈنٹس ایڈ نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے, نو باڈی کین بی پنش انہرڈ. اوکے شفیع اللہ جان صاحب, آپ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن جناب ڈسٹ بن میں جانے والی ہے بقول حذیفہ رحمان صاحب کے, کیونکہ آپ سے یہ بیسک غلطی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کے حوالے سے کنٹیمپٹ مانگ لی ہے جو ایکچولی اصل پٹیشن میں وہاں پہ پارٹی تھے ہی نہیں. دیکھیں پہلی بات منصور صاحب کہ میں کوئی لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, اور نہ ہی مجھے اتنی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہے لا کے حوالے سے. سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, وہ بھی ایک نامور وکیل ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ایک نامور وکیل ہے, وہ قائم مقام چیئرمین ہے. تو ایسا کچھ تو نہیں ہونے والا. ہاں البتہ اس حکومت پہ توہین عدالت لگنے والی ہے اور یہ حکومت گر جانے والی ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ یہ تو 2+2 ہے نا, جب جہاں تک میری سمجھ ہے, کیونکہ میں تو لا ایکسپرٹ نہیں ہوں, کہ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ ایک حکم دیتی ہے اس حکومت کو کہ آپ نے عمران خان صاحب کو شفا شفٹ کرنا ہے. یہ سمپل سی کیس ہے نا, کہ حکومت جو ہے شفا کے لانے کے بجائے پیمز لے آتی ہے, پھر پیمز میں شفا کے ڈاکٹرز کو لاتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ شفا لے کے جانا ہی نہیں چاہتے تھے. پھر کچھ صحافی جو ہمارے دوست بھی ہیں, جو آپ کے بھی دوست ہیں, وہ تو 3 سے 4 دن پہلے جو ہے جو وہ کہہ رہے تھے ویسے ہی ہوا. پھر جس طریقے سے ڈیلے ٹیکٹکس اپنائی گئی, جس طریقے سے ویڈیوز بیان آئے, جس طریقے سے پریس کانفرنسز کی گئی, جس طریقے سے ایک ویسے اگر شفیع صاحب میں ویسے ایک سوال کروں, آپ نے ویسے شفا لے جا کے شفا کے وہاں پہ ڈاکٹروں سے ہی دکھانا تھا نا, تو اگر وہ ڈاکٹر وہاں پہ پیمز آ گئے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ نے تو چیک اپ کروانا, چاہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہو چاہے وہ کسی اور اسپتال میں ہو, ڈاکٹرز تو تھے, وہی تھے. بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب آپ شفا کے ڈاکٹرز کو پیمز ہی لانا تھا تو آپ خان صاحب کو شفا لے جاتے, آپ ڈاکٹرز کو کیوں تکلیف دے رہے تھے؟ وہ اس کا جواب حکومت یہ دیتی ہے کہ جناب آپ لوگوں کے جو بندے تھے وہ سارے ہاسپٹل کے باہر وہاں پہ مجمع لگا دیا, جس کو آلریڈی سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا تھا. یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ثالثی کا رول ہم نے پلے کیا ہے, ہم نے 2 طاقتوں کو ساتھ بٹھایا ہے اور وہاں پہ 100-200 بندہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. ایک عمران خان صاحب کو یہ سیکیورٹی نہیں دے سک رہے. یہ کیسی حکومت ہے؟ بات بڑی واضح ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے نہیں تھے. جتنی ذمہ داری اس بار ہمارے ورکرز نے دکھائی ہے, ہمارے عہدیداروں نے دکھائی ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز نے دکھائی ہے, پہلے ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہمیں شک ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے لوگ بھیجے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ 100-200 بندہ اپنا وہاں پہ بھیج دیں اور آپ یہ پلی کورٹ میں اختیار کر لیں کہ وہاں پہ لوگ جمع تھے اور ہم نہیں لے کے جا سکتے. شفیع صاحب ایک تو آپ لوگ 1 منٹ میں اپنے ورکروں کو جو ہے نا وہ ڈسون کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ تو سر وہ مانے جانے مانے گرامی یوٹیوبر ہیں آپ کے سر, وہ سارا میں نے ان کو خود آپ سر میں بتاتا ہوں نا, سر میں بتاتا ہوں, میں شفیع صاحب نہ کریں نا اس طرح. شفیع صاحب نہیں, میرا کپتان وہ میرا کپتان پورے پاکستان کا سر, وہ آپ کے یوٹیوبر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وہ اکثر اوقات کے پی ہاؤس میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایون میں بھی جب آپ سے ملنے آیا ہوا تھا اس میں سے 2-3 ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, آپ بھی جانتے ہیں. کم آن لیٹس ناٹ twist the facts نا, اس طرح وہ یوٹیوبرز ہیں, وہ ہمارے ورکرز تو نہیں ہے نا, لیکن آپ کوئی ممبرشپ بھی نہیں ہوں گے. وہ آپ کو صحافی برادری ان کو آپ کا ورکر ہی مانتی ہے, آپ کا کارکن نہیں مانتی ہے. معذرت نہیں, اس طرح تو اور بہت سارے یوٹیوبرز اور تجزیہ نگار ہے جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا بیانیہ وہ ہے جو نون لیگ کا. کیا پھر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, نہیں میں کہتا ہوں, میں شفیع صاحب میں خود کہتا ہوں, آئے بیٹھے میں اور آپ بیٹھتے ہیں, میں یقین کریں آپ میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھے, میں آپ کو بیٹھ کے تمام یوٹیوبروں کے نام جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ تمام کے نام آمنے سامنے بیٹھے ہیں. جب آپ کچھ لوگ کو جن کو آپ کے پی ہاؤس میں دیکھا ہے ان کو تحریک انصاف کا ورکر ٹھہرا رہے ہیں, تو پھر آپ ان لوگوں کی بھی نام لے لیں جو نون لیگ کی یوٹیوبر. نام تو میں نے کسی کا بھی نہیں لیا, نہیں نام تو میں نے شفیع صاحب کسی کا بھی نہیں لیا. پھر بھی نہیں نام تو نہیں لیا, لیکن آپ نے کہا کہ 2-3 وہاں بھی موجود تھے. کہ بات تو 2-3 جاتی عمرہ میں بھی ہوتے ہیں نا بھائی, وہ سارے وقت ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, 180H میں گھوم رہے ہوتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں.
नहीं, जाती उम्र में कोई नहीं जा सकता, वो अशरफिया है, उनको वो अनटचेबल हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। इमरान साहब कुछ कहना जरा बात सीधी सी कर लें। जी बताइए। वाया बठिंडा हम ना आ जाए। बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग ये रहा था कि शायद मामला कहीं पर किसी वजह से कुछ तय पा गए हैं। अच्छा ठीक है। और शायद ये गवर्नमेंट साइड को भी ये लग रहा था कि मामला शायद किसी जगह के ऊपर तय पा गए हैं। ठीक है। लेकिन जो बाद की डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर है कि जो आज़म वज़ीर तारड़ साहब हैं वो ये वाली जब स्टेटमेंट जारी कर रहे थे तो उन्होंने एक टाइम लिया, यानी फ़ैसला आने के बाद फिर राब्ते रूबते करके पूरी तसल्ली करके कि साढ़े नाल जिहड़ी गल हुई सी हुण ओह किसी होर नाल तो नहीं होगी। हाँ तो ये इमरान खान साहब कितने बीमार हैं कितने बीमार नहीं हैं उसकी गवाही तो उनकी बहन जो हैं वो दे चुकी हैं, खुद वो डॉक्टर हैं। और जो 4 डॉक्टर्स नहीं, एक सेकंड यहाँ पे रोकें, एक सेकंड यहाँ पे रोकें मंसूर साहब, बोलिए। देखिए जहां तक ये जिस इमरान साहब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस या उज़्मा साहिबा की बयान को कोट कर रहे हैं, उज़्मा साहिबा ने ये कहा कि ब्लड प्रेशर जो मौके पे चेक किया गया वो नॉर्मल था। बाकी बज़ाहिर तो मैं भी फिट लग रहा हूँ, मंसूर साहब आप भी फिट हैं। जब अगर मुझे अल्लाह ना करे बीमारी हो, अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो, जब तक कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे दिल का आर्जा हो गया, जैसे एंजाइटी हो गई, जो इमरान खान साहब को सरकारी मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट किया उसमें जो मेंशन किया गया, वो जब तक टेस्ट नहीं होते तो पता तो नहीं चलता उसका। टेस्ट तो वहां पे कोई हुआ ही नहीं है, तो इमरान साहब आप कैसे कह सकते हैं कि वो फिट हैं? देखिए टेस्ट अलग करे, वो फिट हो, वो सेहत याब हो, लेकिन जब टेस्ट होंगे तो सारी चीजें, सारा मामला सामने आएगा। आपने तो डॉक्टर फैसल को शिफा भिजवा दिया और खान साहब को आप पिम्स ले आए हैं। शफी साहब आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है, कोई और घड़ी पहनी हुई है? जी एप्पल वॉच है। जरा चेक करें आपकी नब्ज कितनी है। मैं भी चेक करता हूँ, मैंने भी पहनी हुई है। सारे बैठ के चेक करते हैं हमारी कितनी नब्ज है, जरा पता लगे हमारी फिटनेस लेवल्स क्या है। मैं अभी क्योंकि इमरान मैंने बात रखी है, पता ही ना चले आपने नहीं। अब ये देखे जी, ये मेरी जो है वो 75 आई है मेरी। ये मैं अगर दिखा सकूं, ये मेरे जो हाथ के ऊपर अभी जो मेरी आई है नब्ज वो 75 आ रही है। 78 ठीक है, वो इनकी 78 है, इमरान शफकत साहब की 78 है। इमरान खान साहब की माशाल्लाह मुझे पता था, मैं जिंदगी दे था, मैं पहले बंद करके आया हूँ कि पता ही ना चले, ताकि मैं सवाल ही ना करा। ये मेरी भी बंद है, मेरी भी बंद है। तो इमरान खान साहब की माशाल्लाह 50 आई है, मतलब उनकी इतनी अच्छी आई है, मतलब साड़ी सुतियां भी नहीं आंदी 50 नहीं। ये अच्छा ये दिल की सेहत की बहुत बड़ी निशानी है। मैं चूंकि शफी जान साहब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, नहीं बता मैं देना, आपको अब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप छोड़ें, नब्ज को भी छोड़ें, एप्पल वॉच को भी छोड़ें, सिर्फ हमें ये बता दें कि आपने वहां पे टेस्ट क्यों नहीं करवाए, आपने डॉक्टर फैसल को शिफा क्यों लेके गए हैं और इमरान खान साहब को आप क्यों पिम्स लेके आए हैं? आप जब शफा से डॉक्टर इमरान साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं इसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के उन जो लोग फैसला करते हैं कि जिनकी आपके साथ लड़ाई है, उन्होंने ये तय किया कि यार ये मेडिकल रिपोर्ट हमारी तसल्ली की है और कोई चीज़ इस तरह की नहीं है जितनी हाइप क्रिएट की जा रही है, तो लिहाजा हमने नहीं रिलीफ देना, बात खत्म हुई। देखिए आप उन पे इल्जाम ना ठहराएं, ये मरियम नवाज सुभान अल्लाह, नवाज शरीफ सुन ले इमरान खान साहब यार उनको सुनने तो देना। नहीं, मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, आप सुने तो सही। मुझसे ये इतना बड़ा चेंज बर्दाश्त नहीं हुआ। गो अहेड शफी यार, बात सुनने दे यार। नहीं सुन लेना, एक को कहते थे कि एक जेलर के ऊपर बैठा हुआ और वो चलने नहीं देता किसी की, और साहब का नाम लेके इमरान खान साहब जेल में जो गुफ्तगू किया करते थे और जो उनके अकाउंट्स के ऊपर ट्विटर वाले पे उनके जो मैसेज आया करते थे या उनके जो स्टेटस पढ़ा करते थे हम, वो जितना डायरेक्ट थे और वो अपने खिलाफ हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट को देते थे। अब आप माशाल्लाह कह रहे हैं कि जी के मरियम उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए, उनके ऊपर। चले बात कंप्लीट कर लें आप शख्स बात अगर देखिए, पहली बात यह है कि जब इदारा इसमें मुलविस होता है तो हम तनकीद करते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो इमरान खान साहब की सेहत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खिलवाड़ किया गया है, इसमें जो है वो इदारा मुलविस नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की ख्वाहिश पे हुआ है और नवाज शरीफ ने इसमें इंटरवील किया है। और इसमें मोहसिन नकवी साहब भी मुलविस नहीं होंगे डेफिनेटली। देखिए कल को कोई औरत कार्ड ना खेले, वो औरत जो इस वक्त पंजाब पे अपनी सीट हारी हुई है और फिर भी पंजाब पे मुसल्लत है और वो अपने अना की तस्कीन के लिए इस किस्म के इकदाम कर रही है, कल को उनकी बारी भी आनी है। मैंने सवाल किया था मोहसिन नकवी साहब का, आप मरियम नवाज पे किधर चले गए? मैं मोहसिन नकवी साहब का पूछ रहा हूँ।
क्या पूछा आपने उनके हवाले से? आपने सुना ही नहीं, मैंने सवाल क्या किया। चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं पूछ रहा था कि मोहसिन नकवी साहब को भी आपके ख्याल में वो इस सारे मामले में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है? ये जो भी इमरान खान साहब, जी जी, देखिए कोई भी उनका ना बयान आया है, अच्छा जी, ना ही उन्होंने कोई बयानबाजी की है, ना ही इस पूरे सिनेरियो में कहीं आपको वो एक्टिव नजर आए हैं। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की ख्वाहिश पे हुआ है, ठीक है। और नवाज शरीफ को इसमें घसीटा गया है बीच में, और उन्होंने पार्टी पे प्रेशर डाला है और हुकूमत ने ये इकदाम किया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से 3 जुमले लिखें, आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? बिल्कुल 26 नवंबर के जो हमारे शहीद हुए हैं, वो मोहसिन नकवी साहब के हुए, वो मोहसिन नकवी साहब की वजह से हुए हैं। अच्छा। वो इंटीरियर मिनिस्टर थे और इस्लामाबाद जो है जो भी हुआ है वो उसमें मुलविस थे। बाकी अभी देखो जिस केस में वो मुलविस है हम उनका नाम लेंगे, और जिस वो केस में वो नहीं होंगे। भी कहा था ना मोहसिन नकवी साहब के बारे में, जी, वो खबर आई, वो हमारा भाई है, मोहसिन साडा भाई है, साडा भाई है। नहीं तो वो शहजाद अकबर की आप शहजाद अकबर से पूछिए। प्रोग्राम क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया शफी भाई, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल। बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफर रहमान साहब, थैंक यू इमरान शफकत साहब, उमर दराज गुंदत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम सब तक लेता है, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।